महक। यस सर। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या हो गया था भाई? हमने एसी जनरेटर्स के थ्रू फ्लक्स को देखा था, फिर फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया, तो फिर ईएमएफ आया और ईएमएफ से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया। और जो करंट आया है भी तो नॉर्मल सा करंट नहीं है अभी, कांस्टेंट करंट नहीं आया। कैसा करंट आया? साइनसोइडल करंट आया। साइन के ऐसा बदलता हो, कभी मैक्सिमम, कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला करंट आया। जब ये क्लॉकवाइज हो और कभी एंटी क्लॉकवाइज हो, जब ये डायरेक्शन को चेंज करे अपने सर्किट में, वैसा ही करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड के फ्लक्चुएशन से अल्टरनेटिंग नहीं होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब है कभी क्लॉक कभी एंटी क्लॉक। अल्टरनेटिंग टर्म यहां से आता है ना। इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर वापस इंक्रीजिंग, फिर सेम स्टेट में आता है। ये अल्टरनेटिंग नाम को देता है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास आया था अल्टरनेटिंग करंट, और हमने ये भी देखा कि जब करंट अल्टरनेटिंग होता हो तो उसकी एवरेज वैल्यू किसी भी लॉन्ग टाइम के लिए, कितना भी लॉन्ग टाइम के लिए, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो यहाँ पे बोलेंगे। थोड़ी बहुत आ भी सकता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कोई मायने नहीं रखता। ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो यार। और जब भी हमें एवरेज करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम निकालना होता है तो वी यूज अ टेक्निक। वही लॉन्ग टाइम में ऑलमोस्ट वही होगा जो कि वन टाइम पीरियड होगा। तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड एनीथिंग एवरेज फॉर द लॉन्ग टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द वन टाइम पीरियड। क्लियर है? तो जब एवरेज करंट की वैल्यू जीरो हो जा रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम में अगर हम कोई किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं तो हमें मालूम चलेगा कि भाई हमने तो कुछ भी यूज नहीं किया। हमारे पास उनका रिकॉर्ड हमेशा क्या रहेगा? टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हमें लंबे समय तक हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, ओके। आपने कंप्लीट नहीं किया इसको? नहीं, आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ओके। तो हमारा काम जो है कोई एवरेज बोलने से नहीं हो पाता है। जब भी साइनसोइडल या कॉसिनोइडल कुछ भी होगा तो हमारा काम एवरेज बोलने से नहीं होगा। हमें कुछ ऐसे टेक्निक लगाना पड़ेगा जिससे हमारा जो कैलकुलेशन जो भी हमने यूज किया है उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन आ सके, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन आ सके। तो उसके लिए क्या करें भाई? एक्चुअली जो जीरो टर्म जो आ रहा है, ये जो जीरो जो हो जा रहा है वापस, कितना भी आप यूज करते हो तो किस वजह से हो जा रहा है? क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी हो जा रहा है। जितने पॉजिटिव में आ रहा है उतना ही नेगेटिव में आ रहा है, और अल्टीमेटली ये सम होकर के क्या हो जाता है भाई? जीरो हो जाता है। भाई हम चाहते हैं कि भैया ये नेगेटिव ना आ जाए। क्या करेंगे भाई? अगर आपने इसको स्क्वायर कर लेंगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाए कि ये जो इतना छोटा है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये जो नीचे में है वो अल्टीमेटली आध हो जाएंगे ऊपर में। लेकिन क्या मिलेगा हमें? बड़े बड़े मिलेंगे। मतलब जितना आपने यूज किया थोड़ा सा, खाया एक लड्डू, और बिल देना पड़ेगा 10 लड्डू का। गलत बात है, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई? आप इसका रूट कर दो। क्या कर दो? इसको रूट कर दो। क्या कर देंगे? इसका रूट कर देंगे। मतलब आपने स्क्वायर का अगर आप रूट कर दोगे तो ये फिर मिनिमाइज हो जाएगा, और फिर ऑलमोस्ट एक एवरेज वैल्यू बताएगा। तो यूज करने के लिए हमारे पास होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, आर एम एस करंट। क्या बोलेंगे इसको? आर एम एस करंट। तो आपको अभी इतने जो मैंने बोला इसका मतलब सिर्फ यही आरएमएस का, कि आरएमएस करंट क्यों फॉर्म करते हैं। आपके मन में चलेगा या नहीं चला अभी तक तो, अगर हम इस बात को डिस्कस नहीं करते तो आपके मन में अवश्य आता
कि भाई आरएमएस करंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरत पड़ गई आपको आरएमएस करंट, है ना। तो आरएमएस करंट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कोई एक एवरेज वैल्यू निकालने का कोई टेक्निक नहीं है। जब भी हम एवरेज निकालते हैं वैल्यू क्या आता है, जीरो आ जाता है। और अगर हम स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं तो बहुत बड़ा आ जाता है। खाया एक लड्डू, बिल देना पड़ेगा 10 लड्डू का, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या कर देंगे उसको, जिसको स्क्वायर किया फिर उसको रूट कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो आरएमएस करंट का रूट क्या बोलेंगे इसको, रूट मीन स्क्वायर। अगर आपने करंट लिया है तो करंट ले सकते हैं। कोई जरूरी है क्या आपने एवरेज सिर्फ करंट का ही निकालेंगे, क्या ईएमएफ का एवरेज नहीं निकाल सकते क्या, उसका भी निकाल सकते हैं। आपने कहा था कि आपके हाउस होल्ड सप्लाई कितना है भाई, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ हाउस होल्ड सप्लाइड, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट कैसे भाई, 220 वोल्ट कैसे हो सकता है 220 वोल्ट, ये तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी 0 वोल्ट भी है, कभी 10 वोल्ट भी है, कभी 20 वोल्ट भी है, 100 वोल्ट भी है, 220 वोल्ट भी होगा इसमें। क्या 220 वोल्ट से ज्यादा भी है, फिर नीचे भी आ रहा है, ये 220 वोल्ट है क्या चीज, इट्स नॉट द मैक्सिमम, इट्स नॉट द मैक्सिमम, इट इज द आरएमएस वोल्टेज, इट इज द आरएमएस वोल्टेज। सही बोलते भाई, आपने 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है भाई 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है भाई 220 वोल्ट, व्हाट डू मीन भाई, हमने एक एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू क्या हो जाता, जीरो। तो हम किसका एवरेज बता रहे हैं भाई, स्क्वायर का एवरेज बता रहे हैं, स्क्वायर का एवरेज का रूट बता रहे हैं, यानी कि आरएमएस वोल्टेज बता रहे हैं। इन द सेम वे हमारे पास एक और टर्म होगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वी वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज। ओके, क्या बोलेंगे इसको, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। वोल्टेज का जो मीनिंग होता है उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। 220 माइन, बिल्कुल ये माइंड में सेट कर लो कि जो 220 वोल्ट होते हैं हाउस होल्ड सप्लाई के लिए, एक आरएमएस वोल्टेज होता है। एग्जैक्टली exactly जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो तो 220 वोल्ट से भी ज्यादा होता है। जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो 220 वोल्ट से भी ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है वो हम चेक कर लेते हैं, है ना। ओके, तो हमें क्या देखना है, हमें आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन वोल्टेज, दोनों का निकालने का तरीका ऐसा ही है। क्या निकालना पड़ेगा भाई, स्क्वायर की एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर की एवरेज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब हम पढ़ेंगे आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज। हटा दे इसे, नोटेड। ओके, ये समझने के लिए था एक और, चलिए हटाइए। Our next topic is RMS वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज में अगर हमने रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना है तो क्या आ जाएगा भाई, आरएमएस करंट आ जाएगा। तो कोई कैलकुलेशन का जो वे होगा किसी भी एक का करना पड़ेगा, सबके लिए एक जैसे नहीं। आरएमएस वोल्टेज, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज वी, एज वी हैव द, कितने वोल्टेज मिलते हैं भाई, एसी वोल्टेज, एज वोल्टेज फॉर एसी सोर्स, एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी सोर्स इज इक्वल टू वी नॉट, क्या आता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल भी बोल सकते हैं, डेल की वैल्यू जीरो भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल। And what is the square? So it is the V naught square sine square omega t plus del. What is the mean value of a square? Mean value, मीन वैल्यू पे, मीन वैल्यू इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बार खींच देते हैं, या फिर हमारे पास एक और इंडिकेशन है भाई, कौन सा साइन है, और लेसर और ग्रेटर साइन, क्या साइन है भाई, लेसर और ग्रेटर साइन।
ऐसे। हाँ, क्या आएगा भाई? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। क्लियर है? हम निकालते हैं इसकी एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालना तो ऐसे निकालना पड़ेगा, टाइम t1 टू t2, लेकिन हमें t1 और t2 नहीं, हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। ये जो वोल्टेज आपसे बोला गया कि भाई कितना वोल्टेज हमें सप्लाई किया गया है, क्या होगा? हाँ, ये तो v, जिसका स्क्वायर जिसका करना है उसका करोगे, स्क्वायर का ही करोगे, दैट्स इट। अगर v का करना है तो v का वो हो जाएगा, मीन है, ये हो गया स्क्वायर। हमें हमसे पूछा जाता है कि भाई आपकी हाउस होल्ड सप्लाई क्या है, तो आप क्या बोलते हो? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मतलब इंस्टेंटली नहीं भाई, किस छोटे टाइम के लिए? नहीं नहीं, लॉन्ग टाइम। किसके लिए? लॉन्ग टाइम। तो हम लॉन्ग टाइम के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए क्या आता है। फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होगा? फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज फॉर वन टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम के लिए निकालना हो तो हम कितने के लिए कैलकुलेट करेंगे? वन टाइम पीरियड के। तो वो क्या करते हैं भाई, स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वी स्क्वायर डी टी करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू टी के लिए, और यहाँ भी dt है 0 टू टी के लिए। देख लें यहाँ पे, ओके। वी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल डी टी। डेल इज द कांस्टेंट, डेल क्या भाई? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, यहाँ भी डी टी 0 टू कैपिटल टी, ये तो टी बनने वाला है। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर, हमने बताया था पहले भी कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं? याद है सबको? क्या करना पड़ेगा? जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा के भी क्या रहा है पूरा कंप्लीटली, पूरा फुल फैमिली है ओमेगा टी प्लस डेल कंप्लीटली। इनको इंटीग्रेट करना है एग्जैक्टली टाइम के रिस्पेक्ट में 0 टू कैपिटल टी, और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे dt को तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। इज इट ओके? dt यहाँ पे आ जाएगा, क्या करेंगे आप इसके आगे? सो इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन टी, नीचे 2 है 2t कर लिया, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t आ जाएंगे, t माइनस 0, t रख सकते हो आप, और माइनस, अब यहाँ पे है cos 2 टाइम्स ओमेगा टी। इंटीग्रेशन किसका भाई? cos 2 टाइम्स ओमेगा टी प्लस डेल, कहां से कहां तक? 0 से t तक dt। v नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पे आएगा t, और अल्टीमेटली जब इसकी जो वैल्यू होता है ना 0 टू t के लिए, हो जाती है 0। क्या हो जाता है ये? 0 आएगा, 0 10। यहाँ पे करके देखोगे कॉस का, साइन का 0 टू t के लिए क्या आएगा? 0। हमने देखा था साइन, साइन थीटा का, साइन थीटा का, साइन ओमेगा टी का वन टाइम पीरियड के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा? 0 फॉर्म होकर के। कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे, इसका इंटीग्रेट करके देखो भाई, ऐसे ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 0 लिख सकते हो,
और जीरो कैसे हो गया उसको आप अलग से कैलकुलेट कर लो, सो दैट कि ये वाली स्टेप आपका लेन देन ना हो। नहीं समझ में आई बात? हमने पहले बताया था कि साइन का जैसे इसका इंटीग्रेट करते हैं, ये सिंपल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है ना, इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन 0 to t के लिए क्या आएगा, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, जीरो हो जाएंगे। तो इसको हम अलग से प्रूफ कर लेते हैं, कोई डाउट हो तो हम क्या कर लेंगे, इसको अलग से प्रूफ कर लेते हैं और इसके यहाँ पे जीरो सेट कर लेते हैं। फायदा ये होगा कि इसके बाद से आप डायरेक्टली इसका जीरो वैल्यू रख लोगे, है ना। और अगर मैं इसका जीरो वैल्यू रख लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, वी नॉट स्क्वायर टी कैंसिल बाई टू। भाई स्क्वायर की एवरेज क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई टू। क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई टू। ये जीरो रखने से आपके आपके एक फायदा हो गया कि आपके जो रिजल्ट है जल्दी आ गया। दूसरा रिजल्ट का जो मतलब इंटरेस्ट है आपने बना रह गया कि भाई ये इंटरेस्ट इतना है हमारा, ये चीज है। क्या रहा भाई, वी नॉट स्क्वायर बाई टू आ रहा है, जल्दी से आ गया रिजल्ट। नहीं तो जब भी साइन थीटा, मैं भी इसको इंटीग्रेट करके आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू जीरो होता है ना। और आपको उसको फिर मान लेना होगा और जब भी ऐसा काम करना है तो क्या बोल देंगे उसको, जीरो बोल देंगे। क्लियर है? सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। ये क्या भाई, दिस इज द एवरेज वैल्यू। लेकिन उसको प्रूफ करने से पहले जो हमारा काम का चीज है उससे काम कर ले। पहले हमें क्या निकलना है, क्या निकलना था भाई हमें, भाई हमें तो आरएमएस वोल्टेज निकलना है। क्या निकलना है हमें, आरएमएस वोल्टेज निकालना है। तो आरएमएस वोल्टेज वी स्क्वेयर इसको बोलते हैं। यही तो हो गया आरएमएस वोल्टेज। रूट लगा दिया तो किसका रूट करना पड़ेगा आपको, वी नॉट स्क्वायर बाई टू का। अल्टीमेटली व्हाट, वी नॉट बाई रूट टू। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे वी आर एम एस। व्हाट इज द वी आर एम एस, वी नॉट बाई रूट टू। आपसे पूछा जाता है, ये आपको जानना होता है कि आपके हाउस होल्ड सप्लाई में कितने वोल्टेज है भाई, तो आपका आंसर क्या है, 220 वोल्ट। क्या है, 220 वोल्ट। दैट 220 वोल्ट एग्जांपल, household supply voltage is, household supply voltage is 220 volt, means VRMS is 220 volt, है ना। Then what about the maximum volt, the maximum voltage कितना हो जाएगा जिसको हमने V नॉट बोलना है। So therefore answer, V नॉट की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, VRMS into root 2 times 220 root 2, 220 volt root 2, 220 root 2 volt, it is approximately 311 volt, 311 volt। एक्चुअली होता यह है कि इसमें कितने सप्लाई है भाई, 311 वोल्ट का कितने सप्लाई है, 311 वोल्ट की सप्लाई है। ये जो पावर, ये जो है ना, इसमें इसके क्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये लगाते हैं, यहाँ पे इस पे इधर लेके आए, ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है, इस दो पॉइंट के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस बनते हैं जब हम प्लग ऑन करते हैं, तो इट इज 220 वोल्ट। लेकिन ये 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। तो कभी जब हम इसको चेक करने के लिए जाएंगे ना, तो हमें कभी 220 वोल्ट मिलेंगे, तो कभी 311 मिलेंगे। लेकिन जो चेक करने वाला जो मशीन होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्या बोलेंगे उसको, तो वोल्ट मीटर भी हमें कॉन्स्टेंटली एक ही रीडिंग बताता है कि इनका फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है, इनकी फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है कि वो बार बार ऐसे, अगर वो फास्ट होगा तो आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देख ही नहीं पाओगे। क्या करेगा वो, हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेंगे। जैसे फैन फ्लक्चुएट कर रहा है, फैन चल रहा है ना ऐसे, तो वैसे इसका नीडल क्या होगा, चलते रहेंगे। तो क्या आप कोई कोई पर्टिकुलर रीडिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसकी जो रीडिंग होती है वोल्टेज में, जो स्टेबलाइजर होता है आमतौर पे, जो एसी के साथ जो स्टेबलाइजर होता है, उसमें भी लिखे होते हैं, वोल्टेज डिस्प्ले होता है ना, 220 वोल्ट, या कभी 220 वोल्ट से ज्यादा भी हो जाता है एवरेज वैल्यू। ये तो एक एवरेज वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि
वो सिर्फ एक एवरेज वैल्यू है, एक आरएमएस वैल्यू है। और जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है जब 220 वोल्ट एवरेज वैल्यू हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 311 वोल्ट। तो कभी कभी झटके लगते हैं, तो हो सकता है कि उस समय हमें झटका लग गया जब 311 वोल्ट हो, या उस समय भी झटका लग सकता है जब इसकी वोल्टेज 0 हो। नहीं, उस समय साइकिलिंग चलते रहता है, इनका चेंजिंग साइकिलिंग चलते रहता है। ग्राफिकल व्यू में देखें तो ये ऐसे होता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो वी नॉट की जो एक्चुअली वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है? 311 वोल्ट का। नीचे में भी जो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है कितना भाई? 311 वोल्ट का। इज इट ओके? तो कभी अगर हमें शॉक लग गया कहीं से, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो कभी हमें 311 वोल्ट का भी शॉक लग सकता है और कभी 0 वोल्ट का भी लग सकता है। जब 0 वोल्ट पे लगते हैं तो कुछ नहीं हुआ है, आपने क्या टच किया ऐसे निकल लिया, है ना। कभी कम भी 100 वोल्ट का भी लग सकता है, कभी 220 वोल्ट का भी आ सकता है। 220 वोल्ट इसके बीच में कहीं पे आएगा ना, 311 जीरो के बीच में थोड़ा सा ऊपर में रहेगा 220 वोल्ट, ये वाली एक्चुअली यही एवरेज वैल्यू है। दिस इज द आरएमएस वोल्टेज, यही आरएमएस वोल्टेज। इसके पास क्या भाई? यही आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। ये वी आरएमएस, ये वी आरएमएस। किसका भी आरएमएस? ये नेगेटिव का नहीं। ये नेगेटिव वाला टर्म किधर चला गया था? फिर अब पॉजिटिव में आ गया था और थोड़ी और ऊपर चला गया था, फिर थोड़ी और ऊपर चला गया स्क्वायर का, और स्क्वायर का हमने एवरेज निकाल दिया था, है ना। ये क्या है भाई? ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है, और उनकी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आया? ये आ रहा है। इस वैल्यू को हमने क्या बोलना है? वी आर एम एस बोल। क्लियर है? तो जस्ट एक समझने के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ बनाया है। ये एक्चुअली रियल है, तो स्क्वायर हो गया इसके ऊपर में, और फिर उनका एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है। जो नीचे में है वो भी किधर चला गया? ऊपर में चला गया। क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ कर लें। अगर आरएमएस वी नॉट बाई रूट 2 आया है, तो आई आरएमएस क्या आना चाहिए? अगर आरएमएस वोल्टेज वी नॉट अपॉन रूट 2 है, तो आई आरएमएस क्या होना चाहिए? आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलर ही है। ओके। यस। हाँ, ये जो मैंने ये बताया था यहाँ पे कि करंट तो ऐसे ऐसे जा रहा है, या वोल्टेज तो ऐसे ऐसे है। अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे तो ये आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए 0 आ जाएगा। लेकिन जब आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? आपने इसका स्क्वायर किया तो ये कहाँ जाएगा? और ऊपर चला जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन किधर हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसका रूट लेंगे। तो रूट लेंगे तो इसका रूट क्या होगा? ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएंगे। थोड़ी सी और नीचे कर दें इसका एवरेज वैल्यू कहाँ पे आ गया? ये रहा एवरेज। अगर ये वैल्यू है 311 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट। और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? टॉप तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 311 का वोल्टेज का। 300 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 900 के ऊपर चला जाएगा ना। इनफैक्ट ये तो और ऊपर चला जाएगा ना, बहुत ऊपर जाएगा ना, 900 से ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन उसका रूट लूंगा तो कहाँ पे आ जाएगा फिर? तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल सभी का एवरेज वैल्यू, यहाँ पे है, इधर कट किया हुआ, यहाँ पे है, कट किया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमने मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट किया। इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो कैलकुलेशन होता है वो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट होता है, वेरी क्लोज होता है ना, वेरी नियर टू द क्लोज वैल्यू, वेरी नियर टू द क्लोज वैल्यू। मैथमेटिक्स की किसी और मेथड से सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस में आता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रोसेस वाले। क्लियर है? कैलकुलस मेथड्स में आता है। तो दिस इज आरएमएस वैल्यू। ये है वी आरएमएस। ये क्या भाई? वी आरएमएस। ये क्या भाई? वी नॉट। इधर क्या बोल सकते हैं? वी नॉट स्क्वायर। ये क्या दिखा रहा है? वी नॉट स्क्वायर, है ना। क्लियर है?
इज इट ओके? ठीक है। नाउ व्हाट इज द IRMS? व्हाट अबाउट IRMS? व्हाट अबाउट IRMS? RMS वोल्टेज क्या होता है भाई? RMS करंट क्या होता है? RMS वोल्टेज कैसा? RMS करंट कैन बी इक्वल टू, इट इज I नॉट बाई रूट टू। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एज V इज इक्वल टू क्या रहा है? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल, यही आता है ना? देन व्हाट अबाउट द I? इट इज द I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो इसको भी तो इंटीग्रेशन वैसा ही करना पड़ेगा। I नॉट की जगह पे आप क्या लिखते हो? V नॉट बाई आर। I नॉट की जगह पे क्या लिखते हो? V नॉट बाई आर। और अल्टीमेटली हमारे पास तो यही वैल्यू है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल का ही है। तो अगर मैं आरएमएस करंट भी निकालूंगा, मतलब स्क्वायर का एवरेज फिर रूट, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? आई नॉट बाई रूट टू ही मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको फिर से डेरिवेशन मोड में लेके आऊंगा तो फिर सेम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नॉट क्लियर? अगर मुझे तो कोई एक ही चीज हमें करने पड़ेंगे डेरिवेशन में, आई नॉट बाई रूट टू। दिस इज द आरएमएस करंट, दिस इज द आरएमएस करंट। तो किसी भी, अब जो एमीटर होता है, जो एमीटर होते हैं जो करंट को मेजरमेंट करते हैं, तो जैसे करंट का वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन एमीटर बॉक्स में जो निडल होता है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे पड़ा होता है। वो एक्चुअली किसको शो करता है? आरएमएस करंट को शो करता है, isn't it? उसमें अगर फ्लक्चुएशन हो जाए तो फैन के ऐसे रफ्तार से घूमने लगेंगे और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब क्या रीडिंग आ रहा है ना? लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे पड़े होते हैं और वो आरएमएस करंट को शो किया जाता है। इज इट ओके? अब दूसरी बात यह आई कि क्या इसकी वैल्यू जीरो आएगा? क्या इसकी वैल्यू जीरो आएगा? आ गया? कैन वी प्रूव इट कि इसकी वैल्यू जीरो आ रहा है? तो आप देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अगर नहीं किया तो कर सकते हो, क्योंकि जब हमने एवरेज करंट निकालेंगे ना, जब हमें सिर्फ इसका जैसे साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसकी एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो साइन टू ओमेगा टी प्लस डेल, इसका भी एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा? जीरो ही आने वाला है। टू टाइम्स हो या थ्री टाइम्स हो या कितना भी टाइम्स हो, वैसा एवरेज वैल्यू क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। नॉट क्लियर? करके देख लें? तो, नहीं हो, करके देख लें, अब हो गया। अगर उसको दिखाना हो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यस, कर लेते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भाई? स्टार्ट कर लें। कॉस टू ओमेगा टी प्लस डेल किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई? डी टू ओमेगा टी प्लस डेल के रिस्पेक्ट। डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, कितना करना पड़ेगा? टू ओमेगा टी प्लस डेल। फिर यहाँ पे क्या करना है? नीचे में डी टी कर देना है। ऐसे आ जाएगा फिर वापस। ये प्योर डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, ये और ये प्योर इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया, है ना? बोलिए तो cos थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये हो गया ऊपर में साइन टू ओमेगा टी प्लस डेल। इज इट ओके? और इसको डिफरेंशिएट करना है। टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे इसके अंदर में आओगे, क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेंगे। और ये तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, क्या हो गया उसका? जीरो हो गया। कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेशन करना है भाई? जीरो से टी के। कितना हो गया? टू ओमेगा, बाहर निकल गया यहाँ पे। और यहाँ पे रखना है साइन टू ओमेगा। ओमेगा मीन्स टी के हमें टी रखना है यहाँ पे। यहाँ पे है ओमेगा एंड कैपिटल टी का मतलब होता है टू पाई अपॉन ओमेगा। क्या होता है भाई? टू पाई अपॉन ओमेगा एंड प्लस डेल। ऐसा है। फिर हमें माइनस साइन रखना पड़ेगा यहाँ। कितने रखने पड़ेंगे? अब जीरो रखना पड़ेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन, अभी जीरो हो गया तो क्या हो गया? टू डेल। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू डेल। क्लियर है? ओके। जब इसकी जो वैल्यू आप देखोगे अल्टीमेटली,
क्या आ जाएगा, क्या आएगा ये 2 टाइम्स ओमेगा 4 पाई हो गया, तो साइन 4 पाई आ जाएगा ना, 4 पाई प्लस डेल एंड माइनस साइन 2 डेल, यही आएगा ना इसमें।